हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नोवेल को जिसका नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसे विक्टोरियन एज के एक नोवेलिस्ट थॉमस हार्डी ने लिखा था। मैं आप लोगों को इस नोवेल के सबसे पहले सारे के सारे की फैक्ट्स बता देता हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की फैक्ट इसका यह है कि जो नोवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, ये थॉमस हार्डी का फोर्थ नोवेल है। ये पहला ऐसा नोवेल मिलता है जिनसे इनको इनके लिटरेरी करियर की सक्सेस मिलती है। सबसे पहले ये नोवेल जो है सीरियल की फॉर्म में आया था एक मैगजीन के अंदर, जिस मैगजीन का नाम था कॉर्नहिल मैगजीन, और बाद में इसे एक बुक की फॉर्म में पब्लिश कराया गया था 23 नवंबर 1874 को। अगला की फैक्ट इसका ये होने वाला है आप लोगों का कि जो प्रोटागोनिस्ट है इस नोवेल का वो एक लड़की है जिसका नाम है बाथशेबा। देखिए, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि कोई भी जो प्रोटागोनिस्ट है वो हमेशा मेल होता है। नहीं, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है वही इसका प्रोटागोनिस्ट कहलाएगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। और इस नोवेल की जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो बाथशेबा है, इसलिए इसी को हम प्रोटागोनिस्ट समझेंगे। एंटागनिस्ट नाम का लड़का इसमें जो है फ्रांसिस ट्रोय नाम का एक सोल्जर है जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है। इसका लिटरेरी पीरियड की बात करें तो ये नोवेल थॉमस हार्डी ने विक्टोरियन पीरियड के दौरान लिखा है। विक्टोरियन पीरियड आप लोगों का 1837 से स्टार्ट होता है और 1901 में ये विक्टोरियन पीरियड आपका खत्म होता है। जब आप इस नोवेल को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसके अंदर हमें थीम्स देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि लव की थीम, ऑनर की थीम और बेट्रियल की थीम हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब आगे जो इसके की फैक्ट रहने वाले हैं वो इसके टाइटल से रहने वाला है, क्योंकि थॉमस हार्डी ने इस नोवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का जो टाइटल है वो थॉमस ग्रे की एक पोयम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, उससे लिया है। मैंने ये पोयम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई है, चाहे तो आप देख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट की फैक्ट होने वाला है सेटिंग। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं वो एक फिक्शनल टाउन वेसेक्स में सेट होते हैं, तो ये नॉवेल भी वेसेक्स में ही सेट है। लेकिन जब आप लोगों को ये नॉवेल स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोरकोम नाम की जगह पर एक देखने के लिए, जो कि एक हिल एरिया है, वहां पर इसकी सेटिंग देखने के लिए मिलेगी। और बाद में ये नॉवेल धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाता है वेदरबरी नाम के एक गांव में। आइए समझते हैं इस कहानी के कैरेक्टर्स को डिटेल में। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाथशेबा एवर्डीन नाम की एक लड़की। ये लड़की इस कहानी की, इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है। साथ में एक दूसरा लड़का है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहा जा सकता है, जिसका नाम है गैब्रियल ओक। ये लड़का गैब्रियल जो है बाथशेबा नाम की लड़की को पसंद करता है। इसमें अगला कैरेक्टर है विलियम बोल्डवुड। विलियम बोल्डवुड जो है ये गांव के बड़े ही रेस्पेक्टेबल, हैंडसम और अपनी लगभग 40 साल के ये आदमी हैं और अभी तक इन्होंने शादी नहीं की है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय। ये ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर है, बड़ा ही हैंडसम है और लड़कियों को बहलाने फुसलाने में एक्सपर्ट है। इसकी एक बिलव्ड भी है जिसका नाम है फैनी रोबिन। फैनी रोबिन बहुत ज्यादा प्यार करती है इस ट्रॉय नाम के सोल्जर से। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसिस हर्स्ट। मिसिस हर्स्ट जो है ये बाथशेबा की आंट है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे जो बाथशेबा के फार्म के अंदर काम करते हैं। ये थे सारे के सारे कैरेक्टर्स। आइए हम शुरू करते हैं इस कहानी को समझना। इस कहानी की शुरुआत होती है गैब्रियल ओक नाम के एक लड़के से, जो कि एक यंग किसान है जिसने अपनी जिंदगी की पाई पाई को जोड़कर अपनी सारी जमा पूंजी को लगाकर एक भेड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया है। वह लड़का गैब्रियल ओक स्वभाव का बड़ा ही सीधा सादा और मेहनती लड़का है। एक दिन गैब्रियल को पास में खड़ी एक गाड़ी के ऊपर नजर पड़ती है जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई होती है। उस लड़की को ऐसा लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, वो अकेली है, इसलिए वो अपने पर्स से एक शीशे को निकालती है और खुद को निहारने लगती है, मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। लेकिन गैब्रियल उसे छुप कर देख रहा होता है। इसके बाद एक बार फिर से गैब्रियल ने उस लड़की को घोड़े की सवारी करते हुए देखा, जिस तरह से मर्द करते हैं। उस जमाने में लड़कियों का घुड़सवारी करना एक संस्कारी लड़की के लक्षण नहीं माने जाते थे। खैर कोई बात नहीं। कुछ समय बीता, गैब्रियल की मुलाकात उस लड़की से आमने सामने हो ही जाती है। गैब्रियल को पता चलता है इस लड़की का नाम बाथशेबा है। जब वे दोनों आपस में बात कर रहे थे तो गैब्रियल ने बातों ही बातों में
उसे ये बता दिया कि बातशीबा, एक बार तुम शीशा देख रही थी गाड़ी के अंदर, उस समय पर मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था। यह सुनकर बातशीबा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो गैब्रियल से चिढ़ जाती है और ये डिसाइड कर लेती है कि मैं इस लड़के से अब कोई मतलब नहीं रखूंगी। लेकिन किस्मत तो देखिए, एक बार गैब्रियल अपनी झोंपड़ी के अंदर अंगीठी जलाकर सो रहा होता है। उसकी अंगीठी के कारण उसकी झोंपड़ी में बहुत सारा जहरीला धुआं इकट्ठा हो जाता है। गैब्रियल की जान को खतरा देखकर बातशीबा एक मसीहा, एक हीरो बनकर पहुंचती है और सही वक्त पर उसकी जान बचा लेती है। इस घटना के बाद गैब्रियल के दिल में बातशीबा के लिए प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। आखिरकार एक दिन वो हिम्मत जुटाता है और बातशीबा के घर मिसिस हर्ष से मिलने के लिए जाता है ताकि बातशीबा का हाथ मांग सके। लेकिन किस्मत से देखिए, जब बातशीबा के घर पर वो उसका हाथ मांगने के लिए जाता है तो वो घर पर नहीं होती है और वो उसकी आंट मिसिस हर्ट से ही बातें करता है और उसकी आंट कहती है, अरे बेटा, मेरी भतीजी के पीछे तो पहले ही लड़कों की लंबी लाइन लगी हुई है। यह सुनकर गैब्रियल का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बातशीबा घर लौटती है। उसे पता चलता है कि गैब्रियल यहां आया था और वो पीछे पीछे गैब्रियल के दौड़कर जाती है। जैसे ही गैब्रियल ये देखता है कि उसके पीछे बातशीबा आ रही है तो उसे लगता है कि शायद बातशीबा भी उससे प्यार करती है। मगर बातशीबा वो प्यार का इजहार करने नहीं आई। वो हाँफते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरी आंट ने जो भी तुमसे कहा है वो गलत है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात को सोचो कि मेरे आगे पीछे लड़के घूमते रहते हैं। असल में सच तो ये है कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूं, आजाद हूं, अपनी मर्जी की मालिक हूं और मुझे फिलहाल किसी भी लड़के से शादी नहीं करनी है। कहानी में मोड़ तो तब आता है जब कुछ दिन बाद गैब्रियल को यह पता चलता है कि बातशीबा इस गांव को छोड़कर वेदरबरी नाम के एक गांव में जा चुकी है और उसके जाने का कारण जो है वो ये है कि बातशीबा के एक बहुत ही रईस रिलेटिव की डेथ हो गई है और उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, तो जिसकी वजह से बातशीबा को उनके खेत खलियान पूरी संपत्ति का मालिक बना दिया गया है। बातशीबा के जाने के बाद गैब्रियल बहुत दुखी हो जाता है और इस गम से अभी वो उठ भी नहीं पाया था, उभर भी नहीं पाया था। एक रात उसके साथ एक और बड़ा हादसा हो जाता है। आधी रात को अचानक गैब्रियल की नींद खुलती है। वो बाहर आता है और देखता है कि उसने एक जो कुत्ता पाल रखा था, जो एक नया और इनएक्सपीरियंस कुत्ता था, उसने जोश जोश में गैब्रियल की सभी भेड़ों को झुंड को दौड़ा दिया है। डर के मारे सारी की सारी भेड़ जो हैं वो भाग रही हैं और आगे एक गहरी खाई होती है जिसके अंदर उसकी सारी भेड़ गिरकर मर जाती हैं। इस भयानक हादसे के बाद गैब्रियल की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसकी सारी संपत्ति, पूंजी सब खत्म हो जाती है। गैब्रियल को अपना कर्जा चुकाने के लिए सब कुछ बेचना पड़ता है। उसकी जेब में अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसे जिंदा रहने के लिए अब कोई ना कोई तो नौकरी करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी खेत के देखभाल करने की हो या किसी चरवाहे की नौकरी उसे मिल जाए। अब इस गैब्रियल को पता चलता है कि जो वेदरबरी नाम का एक गांव है उसे वहां काम मिल सकता है। गैब्रियल काम की तलाश में वेदरबरी नाम के गांव की तरफ को निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक फार्म दिखता है जहां पर भीषण आग लगी हुई मिलती है। वहां मौजूद लोग उस आग को बुझाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन तालमेल की कमी होने के कारण उस आग को बुझा नहीं पा रहे थे। आग और ज्यादा भड़क जाती है। अब गैब्रियल तुरंत कमान को अपने हाथ में लेता है और अपनी समझदारी से मजदूरों की सहायता लेकर वो बहुत ही जल्दी इस फार्म की आग को बुझा देता है और उसे पूरी तरह जलने से बचा लेता है। तभी इस फार्म की मालिक घोड़े पर सवार होकर वहां पर आती है और अपना घूंघट हटाती है। गैब्रियल को उसे देखते ही होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं, बातशीबा ही थी। गैब्रियल उससे काम मांगता है कि बातशीबा, अगर आपके यहाँ पर कुछ काम हो तो मुझे काम दे दो। तभी गैब्रियल को वो काम पर रख लेती है क्योंकि उसे भी एक शेफर्ड की, एक चरवाहे की जरूरत थी। काम मिलने के बाद जो काम करने वाले सारे के सारे मजदूर हैं वो गांव की एक शराब की भट्टी जिसका नाम था वेरेंस मेल्ट हाउस, वहां पर जाकर शराब पीते हैं, गांव में हो रही चीजों की चर्चा करते हैं, गोसिप करते हैं, पंचायत लगाते हैं। आज की रात इस महफिल की दो बड़ी खबरें जो हैं गर्मा गर्म चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली खबर तो ये है कि बातशीबा के फार्म का जो मैनेजर था, बैलिफ पेनीवेज,
वो चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरी खबर ये है कि बाथशेबा के घर में जो सबसे छोटी नौकरानी थी जिसका नाम फैनी रोबिन था, वो अचानक से कहीं गायब हो गई है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ समय बीत जाता है, आखिरकार फैनी रोबिन के बारे में पता चलता है कि फैनी रोबिन कहीं गायब नहीं हुई, वो अपने प्रेमी फ्रांसिस ट्रॉय के साथ भाग गई है। फ्रांसिस ट्रॉय जो है ये फौजी है एक। तभी गैब्रियल को एक बात याद आती है कि जब वो वेदरबरी नाम के गांव में आ रहा था तो रास्ते में उसकी एक मुलाकात हुई थी एक लड़की से जिसका नाम था फैनी। वह लड़की बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई, लाचार दिख रही थी। गैब्रियल ने एक भले इंसान की तरह जो भी पैसे उसके पास थे उस रोबिन नाम की लड़की की मदद कर दी। लेकिन कुछ समय बाद फैनी ने गैब्रियल के उस उधार को चुका दिया और साथ में एक लेटर भी भेजा है। उस लेटर के अंदर उसने लिखा है कि मैं बहुत जल्दी फ्रांसिस ट्रॉय के साथ शादी करने वाली हूं जो कि एक फौजी हैं। लेकिन साथ में उसने गैब्रियल से एक विनती, एक रिक्वेस्ट और की है कि इस बात को आप गुप्त रखना, गांव में किसी को भी नहीं बताना। फैनी रोबिन इस वक्त जो है ट्रॉय के कैंप में पहुंच चुकी है और शादी करने के लिए उससे कह रही है। ट्रॉय थोड़ा सा चालाक इंसान है, वो पहले तो रोबिन को शादी के लिए मना करने की सोचता है, लेकिन जो फैनी रोबिन की हालत है ना उसको देखकर वो कहता है कि हम शादी जरूर करेंगे। दूसरी तरफ जो बाथशेबा है अपने खेतों की नई नई मालकिन बनी है तो लोग उसकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं कि ये औरत इतने बड़े फार्म को, इतने बड़े खेतों को कैसे संभालेगी। लेकिन एक दिन जब ये लड़की बाथशेबा अनाज मंडी में व्यापार करने के लिए उतरी तो उसकी समझदारी, उसकी खूबसूरती को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। लेकिन मंडी के अंदर एक इंसान है जिसका नाम है बोल्डवुड। वो बड़े ही गंभीर, सीरियस हैं, जो लगभग 40 साल के हैं। वो बाथशेबा को पलटकर तक नहीं देखते। ये बात बाथशेबा को बड़ी बुरी लगती है कि एक लड़का मुझे पलटकर नहीं देख रहा है, तो उसे बड़ी ठेस पहुंचती है, ये बात चुप जाती है। कुछ दिनों बाद बाथशेबा और उसकी सहेली या फिर कहें तो उसकी नौकरानी लेडी जो है बैठकर वैलेंटाइन डे के लिए कुछ कार्ड तैयार कर रही थी। तभी लेडी ने कहा कि मालकिन जो ये बोल्डवुड है ना बड़ा ही सख्त बनता है अपने आप को, क्यों ना एक वैलेंटाइन डे कार्ड इसको भी भेज दिया जाए। तो बाथशेबा जो है मौज मस्ती के मूड में कह देती है आइडिया तो सही है, चलो एक कार्ड जो है लिखकर बोल्डवुड को भी भेजते हैं। और उस कार्ड के अंदर ये बाथशेबा लिखती है मैरी मी। जैसे ही ये कार्ड किसके पास पहुंचता है, बोल्डवुड के पास पहुंचता है, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो घंटों तक उस कार्ड को एक टक निहारता रहता है कि आज तक 40 सालों में मुझे किसी लड़की ने शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। आखिरकार वो दिन आ गया जब एक लड़की मुझे प्रपोज कर रही है। अब बोल्डवुड के लिए एक समस्या आ गई है। इस कार्ड में मैरी मी तो लिखा है, लेकिन ये मैरी मी लिखा किसने है अभी इसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है। आखिरकार इस उलझन को सुलझाने के लिए जो ये बोल्डवुड है वेरन माल्ट हाउस नाम की भट्टी पर जाता है जहां पर सभी मजदूर बैठे हुए होते हैं। वो गैब्रियल को अपने साथ बाहर लेकर आता है और कहता है कि क्या तुम इस हैंडराइटिंग को पहचानते हो। तो गैब्रियल जैसे ही उस हैंडराइटिंग को देखता है वो तुरंत पहचान जाता है और दंग रह जाता है कि ये हैंडराइटिंग और किसी की नहीं बाथशेबा की थी। बाथशेबा की राइटिंग को देखकर वो बोल्डवुड को बता देता है कि ये राइटिंग तो बाथशेबा की है। अगली बार जब लोग मंडी में अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं तो बोल्डवुड ने पहली बार बाथशेबा को ध्यान से देखा और देखते ही उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। उसने ज्यादा देर ना करते हुए बाथशेबा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और बाथशेबा खुद को बड़ा ही असहज महसूस करने लगी। लेकिन बाथशेबा ने शादी के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन बोल्डवुड कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे शादी के लिए प्रपोज क्यों किया, क्यों कहा तुमने मैरी मी। तो बाथशेबा कहती है कि देखो सुनो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे वक्त चाहिए। बोल्डवुड कहता है ले लो वक्त, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सोचकर बता देना। बाथशेबा जो बोल्डवुड है उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वह जानती है ये जो सिचुएशन बनी है, ये जो गलती हुई है, ये बाथशेबा की ही गलती थी। वह
इस बारे में गैब्रियल से बात करने के लिए जाती है कि शायद गैब्रियल बातशीबा को कोई सलाह दे दे, लेकिन गैब्रियल ने हमदर्दी दिखाने की बजाय उसको डांटा कि तुम ऐसा बचकाना मजाक कैसे कर सकती हो। लेकिन बातशीबा तो ठहरी मालकिन, उसने गैब्रियल को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन किस्मत तो देखो, कुछ ही दिन बाद जिन भेड़ों की देखभाल गैब्रियल क्या करता था, उन्होंने जहरीली घास को खा लिया है। पूरे गांव में सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है, गैब्रियल, जो उन भेड़ों को बचा सकता है। बातशीबा ने मजबूरी में गैब्रियल को वापस बुलवा लिया और गैब्रियल ने एक एक करके सारी जो भेड़ थी उनकी जान बचा ली और गैब्रियल वहां से जाने लगा। लेकिन जो बातशीबा है, उसने अपनी अदाओं का इस्तेमाल करके एक बार फिर से गैब्रियल को वहां पर रोक लिया। चलो कोई बात नहीं, आगे समय बीत जाता है, भेड़ों के बाल काटने का सीजन आखिरकार आ जाता है। मिस्टर बोल्डवुड ने एक बार फिर से बातशीबा से कहा कि शादी के बारे में क्या सोचा। तो बातशीबा ने अपनी गलती का पछतावा होने के कारण कहा कि मैं अभी आपसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन आपसे प्यार करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अंतिम फैसले के लिए अभी तुम्हें कुछ और हफ्तों का वेट करना होगा। तो बोल्डवुड जो है खुशी खुशी से वेट करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उसी रात बातशीबा की किस्मत पलट जाती है। जब वो खेतों में अकेली घूम रही होती है तो उसकी टक्कर एक फौजी से हो जाती है और बातशीबा की ड्रेस का एक छोटा सा हिस्सा उस फौजी के कोट के बटन में फंस जाता है। जब अनजाने में फौजी ने बातशीबा की खूबसूरती को देखा तो वो बातशीबा की तारीफ करते हुए नहीं थका। उसने बातशीबा की बहुत तारीफ की, जिससे बातशीबा थोड़ी पिघल जाती है। घर आकर जब बातशीबा ने अपनी नौकरानी लिडी से पूछा तो उसे पता चला कि ये और कोई नहीं, ट्रॉय था, जो कि एक फौजी है जो लड़कियों के दिल बहलाने में माहिर है और बेहद हैंडसम है। एक हफ्ते बाद ट्रॉय ने बातशीबा को दोबारा मुलाकात करने के लिए मिलने के लिए कहा और वो दोनों मिले भी और अपनी मीठी मीठी बातों से जो ये ट्रॉय है बातशीबा को अपने प्यार में फंसा लेता है और आगे की तरफ को घूमने के लिए जाता है और बातशीबा को एक डीप किस करता है। उस किस के बाद बातशीबा जो है उसके प्यार में पागल हो जाती है। बातशीबा अब ट्रॉय से प्यार करने लगी है पागलों की तरह। गैब्रियल यह देखकर बहुत तकलीफ में आ जाता है कि जो ट्रॉय है वो एक सही लड़का नहीं है। अब जो गैब्रियल है उसने बातशीबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन बातशीबा उल्टी गैब्रियल पर ही भड़क जाती है। बातशीबा का दिल और दिमाग आपस में टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्रॉय चरित्र का एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वह चाहकर भी अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रही है। उसने बोल्डवुड को चिट्ठी लिखकर साफ साफ मना कर दिया है कि भाई मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं तो अब ट्रॉय से ही शादी करूंगी। अब वो लड़की जो है बातशीबा इस बात का डर करती है कि कहीं ट्रॉय की और जो ये बोल्डवुड है इन दोनों की झगड़ा ना हो जाए। इसीलिए बातशीबा ये डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन के लिए ट्रॉय के साथ रहने के लिए शहर में चली जाती है। तभी गैब्रियल के एक मददगार ने खबर दी कि बातशीबा तो शहर में ट्रॉय के साथ बाहों में बाहें डाल घूम रही है। ये बात सुनकर जो गैब्रियल है उसे बड़ा दुख होता है। कुछ समय बाद ये बातशीबा वापस लौट आती है। जब मिस्टर बोल्डवुड ने गुस्से में ट्रॉय का पीछा किया तो उसने कहा या तो तू जो है शादी कर ले। ट्रॉय से कहा बोल्डवुड ने कि या तो तू शादी कर ले इससे या पैसे लेकर अलग हट जा। तो इस बात को ट्रॉय सुनकर बहुत हंसता है। वो अखबार का एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लाता है जिसमें छपा होता है कि जो ट्रॉय है और बातशीबा है उन्होंने चुपचाप दोनों ने शादी कर ली है। ट्रॉय ने बॉलीवुड का काफी जमकर मजाक उड़ाया। शादी तो हो गई, लेकिन जल्द ही बातशीबा को इस बात का समझ में आ जाता है कि उसका हस्बैंड जो है ट्रॉय वो एक आलसी, शराबी और जुआरी किस्म का इंसान है। कोई बात नहीं, समय आगे बीतता है, फसल कटने का समय आता है। फसल सभी लोग अच्छे से काट लेते हैं, वहां फार्म में लाकर लगा भी लेते हैं। सब लोग पार्टी कर रहे हैं फसल कटने के बाद। गैब्रियल सभी लोगों को चेतावनी देता है कि तूफान आने वाला है, अनाज को अगर बचाना है तो उसे ढक कर रखना होगा। ट्रॉय उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और सारे के सारे मजदूरों के साथ शराब पीने लग जाता है और सबको इतनी शराब पिला देता है कि सारे के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। उसी तूफानी रात में सिर्फ गैब्रियल और बातशीबा ही ऐसे दो लोग थे जो फार्म में पड़ी हुई फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार फसल को बचा लेते हैं। एक दिन ट्रॉय और बातशीबा बाजार से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखी। वो लड़की और कोई नहीं,
फैनी रोबिन थी। फैनी रोबिन को ये ट्रॉय पहचान लेता है और बाथशेबा से कहता है कि बाथशेबा तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूं, क्योंकि उसे फैनी रोबिन के साथ कुछ बातें करनी थी। फैनी रोबिन की हालत बहुत खराब हो रही थी, इसीलिए जो ट्रॉय है उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कुछ दिन बाद एक खबर आई कि फैनी की एक अनाथ आश्रम में मौत हो गई है। पुराना रिश्ता होने के कारण बाथशेबा ने उसकी डेड बॉडी को अपने घर बुलवा लिया, क्योंकि बाथशेबा के यहाँ पर ये फैनी रोबिन जो है काम क्या करती थी। तभी उसे एक अफवाह पता चलती है कि जो ताबूत में जो डेड बॉडी आई है उसमें एक नहीं 2 लाशें हैं। उस रात बाथशेबा ने बड़ी हिम्मत करके ताबूत को खोला। उसमें फैनी की तो डेड बॉडी थी, लेकिन एक नवजात बच्चे की भी लाश उसके अंदर थी। जैसे ही उस डेड बॉडी को ट्रॉय देखता है तो फैनी की लाश को देखकर रो पड़ता है। उसने लाश को चूमा और उसने बाथशेबा से कहा कि मैंने तुमसे इतना प्यार कभी नहीं किया जितना प्यार मैंने फैनी रोबिन से किया था, क्योंकि शायद ये बच्चा और किसी का नहीं ट्रॉय का ही था। यह कहकर ट्रॉय वहां से भाग जाता है। अपनी पूरी जमा पूंजी जो है, जो भी उसने आज तक कमाया है, उस सब को वो फैनी की कब्र बनवाने में लगा देता है और ये डिसाइड करता है कि वो अब कभी भी इस गांव में लौटकर नहीं आएगा। नहाने के बहाने वो समुद्र में जाता है अंदर की तरफ और वहां पर लहरों की वजह से वो समुद्र में अंदर ही चला जाता है। लेकिन कुछ नाविक वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उसे बचा लिया और अपने साथ अमेरिका लेकर चले गए। अब सभी गांव वालों को लगता है जो ट्रॉय है वो डूबकर मर चुका है। बाथशेबा भी पूरी तरह से टूट जाती है। इसी का फायदा उठाकर मिस्टर बोल्डवुड जो है वो बाथशेबा के सामने एक शर्त रखते हैं कि देखो, 7 साल तक तुम्हें कोई भी विधवा नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड मरा है या नहीं इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन 7 साल के बाद तुम लीगली जो है विडो हो जाओगी, उसके बाद तुम मुझसे शादी कर सकती हो। उधर ट्विस्ट तो तब आता है जब लोगों को यह पता चलता है कि ट्रॉय अभी मरा नहीं है, वो तो सर्कस में काम करने लगा है और बाथशेबा को वो देख रहा है, उसकी नजर रख रहा है और अपने एक पुराने बेईमान मैनेजर मिस्टर फेनीवेस के साथ मिलकर बाथशेबा के धन और दौलत को दोबारा से कब्जा करने की साजिश कर रहा है। अब कुछ दिन बाद क्रिसमस डे का दिन आता है। बोल्डवुड ने मौका देखकर बाथशेबा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया कि भाई चलो अब शादी कर लेते हैं। अब बाथशेबा ना चाहते हुए भी शादी के लिए मान जाती है, क्योंकि इसके हस्बैंड का तो बाथशेबा को अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे ही ये प्रपोज करता है तभी अचानक से वहां पर एक अजनबी आया और वो अजनबी और कोई नहीं, बाथशेबा का हस्बैंड ट्रॉय ही था। ट्रॉय आते ही बाथशेबा पर चिल्लाता है कि तुम मेरी एब्सेंस में शादी कर रही हो। बाथशेबा डर जाती है, अपनी जगह पर जम जाती है। जैसे ही ट्रॉय ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ को खींचा तो बाथशेबा चिल्ला उठती है। बाथशेबा की चीख को सुनते ही जो बोल्डवुड है बड़े गुस्से में आ जाते हैं और अपनी बंदूक लाकर इस ट्रॉय को सरेआम गोली मार देते हैं और वहां से भागते भी नहीं है। वो पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। ट्रॉय को गोली मारने की सजा से उनको फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन गांव वालों ने एक याचिका लगाई है। उस याचिका के चलते उसे फांसी की सजा नहीं, बोल्डवुड को अब उम्र कैद की सजा दी जाएगी। कुछ समय बाद गैब्रियल भी बाथशेबा से कहता है कि भाई मैं जो है इस फार्म को छोड़कर जा रहा हूं और विदेश में जाकर सेटल हो जाऊंगा। अब बाथशेबा पहले ही टूटी हुई है, क्योंकि बोल्डवुड जा चुका है जेल, ट्रॉय मर चुका है, उसके पास अब कोई भी लड़का नहीं बचा है। तो गैब्रियल के जाने पर बाथशेबा बहुत दुखी हो जाती है। गैब्रियल वहां से अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ता है और अपनी झोपड़ी में जाकर पैकिंग वगैरह करने लगता है। तो जो बाथशेबा है वो खुद को रोक नहीं पाई और गैब्रियल की झोपड़ी में पहुंच जाती है। वहां गैब्रियल ने बताया कि वो कहीं नहीं जा रहा है, तुम चिंता मत करो, बस वो तुम्हारा फार्म छोड़कर अब जो बोल्डवुड का फार्म था, क्योंकि बोल्डवुड तो अब जेल जा चुका है, उसके फार्म की देखभाल करेगा। तो बाथशेबा ने शर्माते हुए अपने दिल की बात कह दी और कहा कि गैब्रियल, मैं बहुत समय से सोच रही हूं कि तुम मुझे जो है प्रपोज करो, शादी के लिए, वो भी। गैब्रियल ये बात जो है वो सुनकर झूम उठता है खुशी से। अब गैब्रियल का एक सपना था कि वो अपनी शादी को बड़े ही धूमधाम से करें, लेकिन बाथशेबा के साथ जो हादसे हुए हैं, बाथशेबा चाहती है कि उनकी शादी बड़ी ही सादगी से हो। इसलिए दोनों ने बेहद ही सादगी के साथ शादी कर ली। उस शाम गांव के सारे मजदूर और पुराने साथी गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। इस तरह से गैब्रियल के सच्चे प्यार की जीत होती है
और इन दोनों की शादी के बाद इनका जीवन बहुत अच्छे से चलता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आप लोगों को पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।